हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। इस रिवीजन लेक्चर में ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज से एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है स्टाफिंग और स्टाफिंग चैप्टर का पार्ट 1। इसमें कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग का मीनिंग आप जानते भी हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यानी स्टाफिंग का सिंपली मतलब होता है कि प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जो राइट पर्सन है, राइट पर्सन कौन है? जिस क्वालिफाइड है फॉर दैट पोस्ट, और जिस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड है उसी पोस्ट पर उसको अपॉइंट करना, डेप्यूट करना, ये हमारा स्टाफिंग होता है। और स्टाफिंग में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टार्ट होते हैं मैन पावर प्लानिंग से, फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द कैंडिडेट्स। ये हमारी स्टाफिंग होती है दोस्तों। यानी स्टाफिंग एंश्योर्स प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये इसका समरी है, ये निचोड़ है कि सही जितने बंदे चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में उतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हों और वो प्रॉपर क्वालिफाइड हों, और जिस पर्पज के लिए उनको अपॉइंट किया गया है उसी पोस्ट पर उनको डेप्यूट किया जाए। दिस एंश्योर्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस देखते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है? फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। पर्सनल का मतलब इंप्लॉयज। अब देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। जितनी भी खाली पोजीशंस हैं उनको फिल करना, ऐसे ही फिल नहीं करना। कैसे? बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो तभी करता है जब उसमें ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट हो, कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो, उनको जॉब की पूरी नॉलेज हो और वो डेडिकेशन के साथ काम करने वाले हो। एंड दिस इज एंश्योर्ड बाय स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग जो लाइन मैनेजर्स है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है डिपार्टमेंट, जब वो आपको एक प्रॉपर पर्सन, एफिशिएंट पर्सन देता है ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करके, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। देखिए नंबर सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंस का देखिएगा, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। देखिए सिर्फ अपॉइंट करना काफी नहीं है, हमें यह भी इंश्योर करना होगा जितने भी हमारे कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं, क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, जिस जॉब के लिए वो क्वालिफाइड हैं, इंटरेस्टेड हैं, कैपेबल हैं, जिस जॉब की स्किल है उनमें, उसी जॉब पर उनको डेप्यूट किया जाए, उसी जॉब पर उनको प्लेस किया जाए, लगाया जाए। इससे क्या होगा? जब वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए, अपनी कंपिटेंसी, योग्यता को यूज करते हुए काम करेंगे, तो नेचुरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल डेफिनेटली अचीव होगा। थर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस देखिए स्टाफिंग का दोस्तों, ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। एक बात समझ लें, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज से ग्रो नहीं करता। फिजिकल रिसोर्सेज थोड़े से कम भी हों तो चलेगा, बट अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड, डेडिकेटेड स्टाफ है तो ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे प्रोग्रेस करता है। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, सिंपल। दो ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उनके पास सेम रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, इन दोनों में से वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ग्रो करेगा जिसके वर्कर ज्यादा एफिशिएंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रो करेगा। यानी इट इज नॉट द फिजिकल रिसोर्सेज बट इट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज विच मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये स्टाफिंग के थ्रू ही पॉसिबल है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, क्योंकि हमें उनकी कॉम्पिटेंस पता है, उनकी योग्यता, उनकी स्किल पता है। उसके अकॉर्डिंगली हम उनको जॉब पर लगाते हैं, प्लेस करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम उनको स्टैंडर्ड्स देते हैं कि उन्हें कितना, कौन कौन से टारगेट हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं। और नेचुरली इससे क्या होगा? जब उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इट एंश्योर्स देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यानी उनका हर एफर्ट जो है, उनकी हर स्किल जो है, उसको हम प्रॉपरली यूज कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग।
देखिए आज की जो मार्केट है, इकोनॉमी है, वो कंपेटिटिव इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, यानी पूरा वर्ल्ड ही, पूरा विश्व ही एक मार्केट हो गया है। और इसमें सिर्फ एक बिजनेस नहीं है आपका, इसमें उस जैसे हजारों बिजनेस हैं, उन सभी में कंपटीशन है ग्लोबल लेवल पे। सर्वाइव कौन सा बिजनेस करेगा, कौन सा बिजनेस प्रॉपरली कंपटीशन फेस करके सर्वाइव कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा या ज्यादा समय तक उस इकोनॉमी में स्टे कर पाएगा, जिसके एम्प्लॉइज एफिशिएंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, एंड दिस इज एंश्योर्ड थ्रू स्टाफिंग। और ये स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस देखिए दोस्तों, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। याद रखिए दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ तभी ग्रो करता है अगर उसके पास एफिशिएंट एम्प्लॉइज हों, डेडिकेटेड एम्प्लॉइज हों, और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। जब हम एम्प्लॉइज को उनके इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कहीं जॉब पे प्लेस करते हैं ना, इससे उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनका मोरल हाई होता है। साथ में हम उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, करियर काउंसलिंग, करियर प्लानिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशंस, बहुत सारे इंसेंटिव देते हैं, जिससे जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहते हैं, और उनकी एफिशिएंसी का यूज करके हम बिजनेस गोल को इजीली अचीव कर पाते हैं। लास्ट एक 7th पॉइंट और बता दूं, लिखा नहीं है, की टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या की टू सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शन एफिशिएंटली तभी हो पाएंगे, प्रॉपरली तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे अगर स्टाफिंग फंक्शन को प्रॉपरली किया गया है। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन मैनेजर स्टाफिंग का काम करता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये काम करता है, उसको ये काम बहुत सलीके से, बहुत सिस्टमेटिक वे से करना होगा, ताकि कोई एरर ना हो, कहीं भी कोई इंप्लॉई डिससेटिस्फाई ना हो, तभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। तो ये थी स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ, कि हमें इंपॉर्टेंस तो पता चल गई, पर ये जो मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग, एक तरह से 3rd नंबर का है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे स्टाफिंग फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट देखिए क्या है दोस्तों, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। हमें ये देखना होगा कि जो मैन पावर है, हमें एम्प्लॉइज की जरूरत कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है। कहीं हमारे कुछ एम्प्लॉइज ओवरबर्डन तो नहीं है, या कुछ एम्प्लॉइज अंडर बर्डन तो नहीं है, कहीं हमारे पास कम स्टाफ या ज्यादा स्टाफ तो नहीं है। इसको हम स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं, और फर्स्ट स्टेप के थ्रू एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब जो मैन पावर रिक्वायरमेंट को हमें एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है, इसके भी 3 स्टेप हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझना। बहुत सिंपल टर्म्स हैं, थोड़ी सी टेक्निकल हैं। वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या है दोस्तों, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हमें एनालाइज करना है, स्टडी करना है, कि जितने भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टास्क हैं, एक्टिविटीज हैं, काम हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए। याद रखना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज। ये वर्कलोड को पूरा करने के लिए जितना भी, यानी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल वर्कलोड है, कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए। टाइप का मतलब उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो, क्या स्किल हो, क्या एक्सपीरियंस हो। इस चीज को हमें वर्कलोड एनालिसिस से पता चलेगा दोस्तों। अब सेकंड देखो ध्यान से, यानी पहले से पता चलेगा कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए। और सेकंड, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब हमें एनालाइज करना है कि आज के डेट में हमारे पास जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वर्कलोड है, क्या स्किल है, कहीं वो ओवरबर्डन या अंडरबर्डन तो नहीं है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में कितने एम्प्लॉइज चाहिए, सेकंड में जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्किल को हमने एनालाइज किया। अब दोनों का थर्ड में हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों,
वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस का एनालिसिस करके, स्टडी करके हमें पता चलेगा कि हमें और स्टाफ चाहिए या हमें स्टाफ सरप्लस है। अगर स्टाफ और चाहिए तो हमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास स्टाफ फालतू है तो सरप्लस को क्या करें, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, या फिर भी फालतू हो तो उनको रिमूव करना है ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस कम करने के लिए। ये हमें एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स और इन एनालिसिस के थ्रू पता चलता है दोस्तों। यानी फर्स्ट पॉइंट के थ्रू हमें पता चला कि मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में, ये है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब हिंदी में भर्ती होता है दोस्तों। भर्ती का मतलब ये नहीं है भर लेना, सेलेक्ट कर लेना, नो। इसका मतलब है एनकरेजिंग द जॉब सीकर्स, एनकरेजिंग द जॉब सीकर्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। यानी जो लोग उस जॉब के लिए जो हम ऑफर कर रहे हैं कैपेबल हैं, उनको हम एनकरेज करें, इंड्यूस करें कि आप हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए। जस्ट अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना है और कुछ नहीं। इससे क्या होगा, हमारे पास कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट आएंगे। एप्लीकेशन आई हैं, उन कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स में हम देखेंगे कि बेस्ट कौन सा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और थर्ड स्टेप है देखिए दोस्तों, सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, पूरी एक प्रोसेस होती है, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, चाहे वो उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो कैंडिडेट का, फिर उसके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में ही हम बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स को अपॉइंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए, हमने रिक्रूटमेंट कर दी, सिलेक्शन कर दी, थर्ड क्या है, प्लेसमेंट। सिलेक्शन के बाद जिस जॉब के लिए पर्सन को सिलेक्ट किया है उसी जॉब पर उसको प्लेस कर देना, उसी जॉब पर उसको डेप्यूट कर देना। साथ साथ ओरिएंटेशन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द पर्सन, जो नया बंदा आपने नया एम्प्लॉय लगाया है ना, उसको ओल्ड एम्प्लॉयज के साथ जान इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोड्यूसिंग हिम टू द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स क्या हैं, उन सभी की पूरी जानकारी देना, ताकि ही फील्स कि ही इज अ मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग क्या होती है, देखिए दोस्तों, कोई एम्प्लॉय हमने अपॉइंट किया, हो सकता है उसको अच्छी नॉलेज हो, पर उसका देखिए उसका ऑर्गेनाइजेशन बदला है। अगर वो पुराना एम्प्लॉय है तो कहीं और काम करके आ रहा है, तो अगर न्यू एम्प्लॉय है तो फ्रेशर है, उसमें एनर्जी है, नॉलेज है, बट हमारे वर्क प्लेस पे काम करने के लिए अच्छे से उसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग सिर्फ न्यू ही नहीं, ओल्ड एम्प्लॉयज को भी चाहिए, जिससे उनकी नॉलेज अपडेट रहे और बिना टाइम वेस्ट किए वो प्रोडक्टिव हों ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, जिसमें करियर प्लानिंग भी आ गई उनकी, कि उनकी ना ही सिर्फ जॉब से रिलेटेड नॉलेज हो, बट करियर में आगे बढ़ने के लिए भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। अब देखिए, ये 5 स्टेप्स हैं नॉर्मली दोस्तों, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। बस जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो ये काम लाइन मैनेजर्स करता है, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो अलग से नहीं होता। कुछ अदर फंक्शंस भी हैं जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। देखिए, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो भी आपने न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है, एक क्वार्टर में, एक महीने में, या क्वार्टरली, 3 महीने में, या 6 महीने में, उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट जरूर होनी चाहिए। परफॉर्मेंस इवेल्युएट से ये पता चलेगा कि जितना हमने उसको काम दिया, उस काम को उसने अपनी योग्यता पूरी यूज करते हुए, कैपेबिलिटी, अपना स्किल यूज करते हुए परफॉर्म किया या नहीं किया। ये कहीं उसको दोबारा ट्रेनिंग देने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। टाइम टू टाइम, जैसे ही एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं, हमें लगा कि इनमें बहुत अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो गया है और वो कैपेबल हैं हाई पोस्ट संभालने के लिए, तो उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए उनकी प्लानिंग की जाती है। और लास्ट है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या है दोस्तों, देखिए, हर कोई पर्सन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो किसके लिए करता है, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इस तरह से हो कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो, साथ ही उसको अपनी कैपेबिलिटी, स्किल
और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन मिलते रहें। तो ये था दोस्तों स्टाफिंग प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में फर्दर स्टाफिंग चैप्टर में यानी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे हम। रिक्रूटमेंट का मीनिंग है, मैंने आपको बताया, एनकरेजिंग जॉब सीकर्स, एनकरेजिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होता। अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या हैं, यानी जो कैंडिडेट्स हमें जॉब पोजीशंस के लिए चाहिए वो हमें मिलेंगे कहाँ से। तो इसके लिए दो सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। इंटरनल का मतलब होता है हमें बाहर से पर्सन्स लाने की जरूरत नहीं है। जिस पोस्ट के लिए हमें पर्सन चाहिए वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, यानी रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे किसी एक डिपार्टमेंट में ज्यादा इंप्लॉइज हैं, एक में कम हैं, तो ट्रांसफर हो सकती है। हायर पोजीशंस में हमें क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, कोई मैनेजर छोड़ के चला गया, कोई इंप्लॉय बहुत अच्छा है लोअर लेवल पे, उसकी प्रमोशन हो सकती है। ये हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं दोस्तों, यानी बाहर से बंदा नहीं लेना, बाहर से इंप्लॉय नहीं लेना। अब जो इंटरनल सोर्सेज है इसके एडवांटेजेस बहुत हैं दोस्तों। एक तो लेस टाइम कंज्यूमिंग, आपको कैंडिडेट फटाफट मिलता है रेडीमेड, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ही तो है। अलग से कोई एडवर्टीजमेंट, कोई एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया पे कॉस्ट नहीं आती, यानी टाइम एंड मनी सेविंग है। सेकंड, एम्प्लॉयज जो है उनका मोरल हाई होता है, दे फील हाईली मोटिवेटेड। जब प्रमोशन की बात आती है कि देखिए हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ऑर्गेनाइजेशन में ही, हमारे एफिशिएंसी, हमारे काम के बदले, तो ये जो इंटरनल सोर्स है दिस इज रियली गुड। और ज़्यादा हमें उनकी ट्रेनिंग वगैरह पे, ओरिएंटेशन पे भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि उनको पहले से ही नॉलेज है इस चीज़ की। बस इस मेथड का ड्रॉबैक है कि हमें फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता। जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही हमारे साथ रहते हैं। बट प्लस पॉइंट ये है कि अगर वो एम्प्लॉयज डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, एफिशिएंट हैं, तो दे विल कीप वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो इंटरनल सोर्सेज में दो हैं, एक है ट्रांसफर और दूसरा है प्रमोशन दोस्तों। ट्रांसफर का मीनिंग समझ लीजिए, ये भी 1 मार्क में आ जाता है। ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग द एम्प्लॉय इन अदर डिपार्टमेंट एट द सेम पोजीशन। जहां पर उस एम्प्लॉय को सेम अथॉरिटी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेम लगभग फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं, यानी किसी चीज में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ उसका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है। ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफर। और ट्रांसफर नॉर्मली तब होता है जब एक डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हों, सरप्लस हो जाएं, और दूसरे में डेफिसिट हो, कम हो। या यूं कहिए दूसरा एस्पेक्ट भी है कि कोई पर्सन एक डिपार्टमेंट में अच्छा सा काम नहीं कर पा रहा, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हो सकता है उसको काम ना दिया गया हो, तो उसको दूसरा चांस दिया जाता है कि दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो, शायद वहां वो अच्छा काम कर पाए, ताकि लोग जुड़े रहें। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय में थोड़ी सी कमी मिली और उसे रिमूव कर दो, नो, हमारा काम है एम्प्लॉयज को डेवलप करना। सेकंड है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है दोस्तों, शिफ्टिंग द एम्प्लॉय टू द हायर पोजीशन, जहां पर उसे ज्यादा सैलरी, ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और ज्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते हैं। प्रमोशन इज ऑलवेज वेलकम, क्योंकि हर एम्प्लॉय जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो सोचता है कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज मिलते रहें और वो टॉप लेवल तक जाए। तो दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय को पहले से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी नॉलेज है, हर तरह से वाकिफ है वो ऑर्गेनाइजेशन से, तो दे कैन कंट्रीब्यूट मोर इफ दे आर रियली एफिशिएंट। तो ये बहुत बूस्ट, मोरल बूस्ट करने वाली चीज है, यानी प्रमोशन एम्प्लॉयज के लिए। तो ये था हमारा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब बात करेंगे दोस्तों एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब है कि हमें फ्रेश टैलेंट चाहिए, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज से बच्चे पढ़कर आए हैं वो, या यूं कहिए एक्सपीरियंस्ड भी चाहिए, तो लेकिन वो जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो, हम उनको अट्रैक्ट करेंगे कि आप आइए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए। तो ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट देखिए,
हमें फ्रेश टैलेंट मिलता है, हमें मोर एफिशिएंट लोग चाहिए जो वो मिल सकते हैं, वेल ट्रेन्ड पर्सन्स मिल सकते हैं हमें, मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स मिल सकते हैं हमें। बट इसका डिसएडवांटेजेस यही है कि दिस इज ए कॉस्टली मेथड। उनकी सिलेक्शन प्रोसेस पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च होता है। बट स्टिल इट इज गुड, क्योंकि जो न्यू पर्सन आएंगे वो टेक्नो सेवी होंगे, हो सकता है टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अपडेट हों, क्योंकि हम नए सिरे से उनको एनालाइज करके रिक्रूट कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज में हम ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचें, उनको कैसे एनकरेज करें, अट्रैक्ट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो हमें एप्लीकेशन सबमिट करें। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में फर्स्ट है दोस्तों, देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नॉर्मली क्या होता है, जब हमें फैक्ट्री लेवल पे वर्कर चाहिए होते हैं तो हम फैक्ट्री के गेट पर लिख देते हैं वॉक इन इंटरव्यू। इस पोजीशंस के लिए हमें वर्कर चाहिए। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जहाँ फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत सारे जॉब सीकर्स आते हैं। जब वो फैक्ट्री गेट पे नोटिस देखते हैं, उस नोटिस को देखकर वो लाइन में लग जाते हैं, उनका इंटरव्यू होता है और उनको अपॉइंट कर लेते हैं। सेकंड है कैजुअल कॉलर्स। ये कैजुअल कॉलर आप देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, यानी कुछ जॉब सीकर होते हैं ना, वो ऐसे ही आपको एप्लीकेशन भेज देते हैं कि कभी जरूरत हो तो हमें बुला लीजिए। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास एप्लीकेंट्स की इकट्ठी हो जाती हैं, और जब हमारे यहाँ कोई पोजीशन खाली होती है तो उन कैंडिडेट से हम कांटेक्ट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इंटरव्यूज के लिए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखिए हमेशा से ही एक बेस्ट सोर्स रहा है टू रीच टू द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, या और भी बहुत मीडिया साइट्स हैं, उनके थ्रू हम डिजायर्ड कैंडिडेट्स तक पहुंच सकते हैं, और एक साथ हम एक नहीं लाखों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं और उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनको अपनी जॉब पोजीशंस के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में, कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो बता सकते हैं। तो इससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और हमें ज़्यादा बढ़िया कैंडिडेट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट है देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, जहां पर जो जॉब सीकर्स होते हैं, बेरोजगार कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, वो क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे अपडेट कर देते हैं। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को भी कैंडिडेट चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कांटेक्ट करते हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरह से मिडलमैन का काम करता है बिटवीन जॉब सीकर्स एंड द जॉब गिवर, यानी बिजनेसेस। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन लोगों के बायोडाटाज हैंड ओवर कर देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए प्लेसमेंट एजेंसीज। जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं देखिए, उनमें प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट मिलेंगे दोस्तों, और ये बहुत गजब का काम करते हैं। ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैंडिडेट्स ही नहीं प्रोवाइड करते, एफिशिएंट कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं, बदले में ये दोनों से फी चार्ज करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी देखा गया है कि ये लोगों को ट्रेन भी करते हैं, और ट्रेन करके उनको एक एफिशिएंट एम्प्लॉय बनाकर जब उनको काम अच्छा सा आ जाए तब हैंड ओवर करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो दिस इज प्राइवेट एजेंसी, दीज आर प्राइवेट एजेंसीज बट वेरी गुड सोर्स। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। आप देखते हैं दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स जैसे बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, या और बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, एमबीबीएस वगैरह भी, जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट चाहिए कि कैंडिडेट आज ही पढ़ के बाहर निकला और उसे सिलेक्ट कर लो, तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाती है पूरी एक टीम, इसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना, उसमें कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम आती है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उससे लिस्ट ले ली जाती है कि इस जॉब के लिए जो जो कैंडिडेट्स हैं आपके पास क्वालिफाइड अच्छे, उनको इंटरव्यू के लिए भेजिए। ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होता है या सिलेक्शन प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है, ऑन द स्पॉट ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी बता दिया जाता है, और उनको कहा जाता है जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो, कोर्स पूरा होते ही आप हमें ज्वाइन कर लीजिए।
दिस इज वेरी गुड। जब आपको फ्रेश टैलेंट चाहिए ना, बिल्कुल वही 20, 21, 22, 23 साल के कैंडिडेट्स चाहिए कि उनको बिल्कुल थ्योरी और प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके आए हैं, उनमें फुल ऑफ एनर्जी है, जिनको टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट इज ए गुड सोर्स। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस ऑफ द ओल्ड एम्प्लॉयज। जो हमारे यहाँ ऑलरेडी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं दोस्तों, या ओल्ड एम्प्लॉयज, कुछ एम्प्लॉयज जो छोड़ के जा चुके हैं, कई बार उनसे भी हम बात करते हैं कि आपके पास कोई अगर कैंडिडेट है ना जानकर, हमें रिकमेंड कीजिए। इससे होता ये है कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो हमेशा अच्छे कैंडिडेट को ही रिकमेंड करेंगे, एंड इन दिस वे वी कैन गेट अ वेरी गुड कैंडिडेट एप्लीकेंट। नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या है दोस्तों, देखिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का ही काम करती हैं, बहुत सारी मिलेंगी, जैसे वेरी फेमस इज नौकरी.com, मॉन्स्टर एंड ग्लास डोर एक्सेट्रा। उनका क्या होता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आता है ये, उन पर आप अपना सीवी, अपना रिज्यूमे अपडेट कर दीजिए, आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉल्स आती रहेंगी, क्योंकि वो सीवी पूरे देश में, पूरे एट ग्लोबल लेवल ऑल्सो आपका ट्रेवल करता है। तो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट।